नमस्कार नमस्कार मित्रों। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। पिछले क्लास में हमने देखा था कि रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से होती है और आज हम उससे आगे बढ़ने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं को किस प्रकार से हम समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। तो हमारा टॉपिक चल रहा था पहला, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पिछली क्लास में हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में देख लिया था। अब हम उससे आगे पढ़ने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। जैसे हमारे पास कोई रासायनिक अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया को अगर हम किसी संख्यात्मक रूप में यानी कि प्रतीक के रूप में लिखना, वही रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था, जैसे हमारे पास कोयला है, उस कोयले को हमने क्या किया, जला दिया। तो जलाने से क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बनी। जैसे हमारे पास ये है कोयला और इस कोयले को हमने क्या कर दिया, जला दिया, यानी कि ऑक्सीजन से क्रिया करवा दी, ऑक्सीजन। और ये कोयला जब जला तो ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो हमारी हो गई एक रासायनिक अभिक्रिया। अब हम रासायनिक अभिक्रिया इतनी बड़ी लाइन में लिखा हुआ है, जबकि हम क्या करें, इसको किसी प्रतीक के रूप में या किसी अंक के रूप में अगर लिख लें तो यह अभिक्रिया हमारे लिए बहुत छोटी हो जाएगी और बहुत ही आसान हो जाएगी। जैसे हमें पता है कि जो कोयला है वो कार्बन का रूप है, ऑक्सीजन, और क्रिया करके क्या बना देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैंने क्या कर दिया कि हमारे पास जो रासायनिक अभिक्रिया थी, उस अभिक्रिया को मैंने केवल और केवल प्रतीक के रूप में या फिर संकेत के रूप में मैंने लिख लिया। तो किसी भी अभिक्रिया को प्रतीक के रूप में या फिर संकेत के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। तो हमारी परिभाषा क्या हो जाएगी कि रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों एवं संकेतों के रूप में लिखना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। यानी कि कोई भी अभिक्रिया है उसको हम केवल और केवल किसके रूप में लिखेंगे, प्रतीक के रूप में या फिर संकेतों के रूप में। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों एवं संकेतों के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। अब इस रासायनिक समीकरण में क्या क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि हमारे पास रासायनिक समीकरण में इधर भाग यानी कि तीर के निशान के बाईं ओर ये वाला भाग है बाईं ओर, और इस वाले भाग को हम कहते हैं दायां भाग या दाईं ओर। तो रासायनिक समीकरण लिखने के कुछ नियम या कुछ विशेषताएं होती है, जिसको हम देखने वाले हैं। हमारे पास कोई अभिक्रिया है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, इसको हमने समीकरण के रूप में लिख लिया। ये है हमारी रासायनिक समीकरण। अब इस रासायनिक समीकरण में हमारे
जो इस साइड यानी कि तीर के निशान की बाईं ओर, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि बायां भाग, और तीर के निशान की इस साइड वाला भाग ये है दायां भाग। दायां भाग तीर के निशान के बाईं ओर वाले भाग यानी कि बाएं भाग को हम बोलते हैं अभिकारक, यानी कि तीर के निशान के बाईं ओर हमेशा अभिकारकों को लिखा जाएगा। अभिकारक, या फिर हम इसको बोल देते हैं क्रियाकारक। क्रियाकारक का मतलब है वे पदार्थ जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। दाईं ओर यानी कि रासायनिक समीकरण के बाईं ओर वाले भाग को कहा जाता है उत्पाद, या फिर इसको बोला जाता है क्रियाफल। तो हमारे पास तो बिंदु याद रखने हैं हमें। पहला बिंदु यह है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के बाईं ओर वाले भागों को क्रियाकारक या फिर अभिकारक कहा जाता है, जबकि दाईं ओर के भागों को उत्पाद या फिर क्रियाफल कहा जाता है। ये हमारा पहला बिंदु होगा। ये हमारा पहला बिंदु हो गया। अब दूसरा बिंदु क्या कहता है कि हमारे पास ये जो रासायनिक अभिक्रिया हुई, यानी कि हमने जो रासायनिक समीकरण के रूप में लिखी है, अब इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो जब भी हमारे पास जो रासायनिक समीकरण है उसमें दो या दो से अधिक पदार्थ हो तो उनके मध्य, यदि हमारे पास रासायनिक जो समीकरण है या रासायनिक अभिक्रिया इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ हैं, तो उनके मध्य प्लस का चिन्ह यानी कि धन चिन्ह लगेगा। यानी कि हमारे पास अगर अभिकारक दो हैं या चार हैं तो उनके भी मध्य प्लस का चिन्ह लगाना है। अगर उत्पाद भी दो हैं, चार हैं, 10 है, कि जितने भी हैं हमें प्लस का चिन्ह उनके बीच में लगाना है। ये हमारे दो नियम हो गए। दो नियम हमने पढ़ लिए हैं। अगला नियम क्या कहता है कि अगर हमारे पास जो रासायनिक अभिक्रिया है, ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया, इस रासायनिक अभिक्रिया में हम लोगों ने क्या किया कि कोई उत्प्रेरक ले लिया। क्या ले लिया? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक क्या होता है तो आपको ध्यान रखना है, वे पदार्थ होते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को के वेग को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। स्वयं में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन किसी रासायनिक अभिक्रिया की, जैसे 1 मिनट में कोई अभिक्रिया हो रही थी, उस अभिक्रिया को बहुत तीव्र कर लेंगे। यहाँ जो अभिक्रिया होने में घंटे भर का समय लगता था, उस समय को वो कम करने वाले। तो अब हम इसको कहाँ लिखें? तो उत्प्रेरक को तीर के चिन्ह के ऊपर लिखना है। यानी कि हमारे पास जो उत्प्रेरक होगा उस उत्प्रेरक को हम यहाँ लिख लेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पर कोई X उत्प्रेरक है, उस X उत्प्रेरक को हमने कहाँ लिख लिया? इस तीर के निशान के ऊपर लिख लिया। अगला नियम क्या कहते हैं? अगली विशेषता क्या है कि अगर हमारी जो अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया को होने के लिए किसी ताप या फिर किसी दाब की आवश्यकता है, तो हम उस ताप या दाब को, यानी अभिक्रिया के ताप या दाब को तीर के चिन्ह के ऊपर लिखेंगे। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के ताप को, दाब को और उत्प्रेरक को, इन सभी को
हम तीर के निशान का ऊपर लिखेंगे। जैसे हमारे पास कोई अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया हो रही है एक वायुमंडलीय दाब पर ATM, यानी कि 8 ATM ये दाब है, तो हमने इसके तीर के निशान के ऊपर लिख लिया। इसी प्रकार से हमारे पास कोई ताप है 373 केल्विन, तो हमने इस क्या किया, इस तीर के निशान के ऊपर हमने वो लिख लिया। तो हमें 4 बातें हो गई हमारे रासायनिक अभिक्रिया की। और क्या होगा, सबसे महत्वपूर्ण है 5वां बिंदु, हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो रासायनिक अभिक्रिया है उस रासायनिक अभिक्रिया में हमें क्या पता पड़ेगा कि ये हमने जो पदार्थ लिए हैं, जो क्रियाकारक हैं, जो उत्पाद हैं, उनकी अवस्था क्या है। तो नंबर 5 हमें ये याद रखना है कि 5वां बिंदु ये कहता है कि हमारे पास जो क्रियाकारक है, हमारे पास जो क्रियाकारक है वह जो उत्पाद है, उत्पाद को उनकी अवस्था को कोष्टक में, इस प्रकार से कोष्टक में लिखना है। अब कैसे लिखेंगे, जैसे हमारे पास ठोस पदार्थ है, उसके लिए हम कोष्टक में लिखेंगे सॉलिड, क्या लिखेंगे, सॉलिड, यानी S लिखेंगे। हमारे पास पदार्थ है द्रव, तो हम कोष्टक में लिखेंगे L, यानी कि लिक्विड। हमारे पास पदार्थ है गैस, तो हम लोग लिखेंगे G। और अगर हमारे पास पदार्थ है जलीय माध्यम में कोई है, यानी कि विलयन रूप में है, तो हम उसको लिखेंगे AQ, अर्थात एक्वस, जलीय माध्यम। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो रासायनिक समीकरण है उस रासायनिक समीकरण में क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले हमने बताया कि रासायनिक समीकरण में अभिकारक या फिर अभिकारक या क्रियाकारक को बाईं ओर, यानी कि तीर के निशान के बाईं ओर लिखना है, उत्पाद को दाईं ओर लिखना है। दूसरी बात हमने क्या पढ़ा कि जो हमारे पास अभिकारक या उत्पाद जिनकी संख्या 2 से ज़्यादा है तो हमें उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाना है। तीसरी बात हमने क्या पढ़ी कि जो हमारे पास उत्प्रेरक है या फिर ताप दिया है या दाब दिया है, उनको हम तीर के निशान के ऊपर लिखेंगे, ये हमने बात कर ली। 5वीं बात हमने ये देखी कि जो हमारे पास अभिकारक है और जो उत्पाद है उनकी अवस्था को हमें कोष्टक के चिन्ह के बीच में लिखना है। अवस्था कैसे, जैसे ठोस के लिए हमने S यानी सॉलिड, द्रव के लिए L लिक्विड और गैस के लिए हमें G लिक्विड, गैस लिखना है G। और कोई जलीय माध्यम में हो रहा है तो हमें Ag लिखना है। अब हम आगे देखने वाले हैं, हम आगे देखेंगे कि अगर हमारी जो अभिक्रिया हो रही है, उस अभिक्रिया हमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो या फिर ऊष्मा का अवशोषण हो, तो हम क्या करेंगे। तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसको हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी, यानी ऊष्मा क्या हो रही है, निकल रही है, ऊष्माक्षेपी। तो वहाँ पर हम प्लस में ऊर्जा का मान लिख लेंगे और ऊष्माक्षेपी के लिए ऊर्जा का चिन्ह लगा देंगे। इस प्रकार से हिट कर रहे हैं हम। इसी प्रकार से अगर हमारे पास अभिक्रिया है वो ऊष्मा शोषी है, अर्थात ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, तो वहाँ पर माइनस चिन्ह लिखेंगे जहाँ हमारे पास जितनी ऊर्जा प्राप्त होगी या फिर ऊर्जा देनी होगी। अब हम आगे बढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया समीकरण क्या होता है, हमने ये देख लिया। रासायनिक समीकरण की क्या विशेषता होती है, रासायनिक समीकरण के गुण क्या हो सकते हैं, ये हमने देखे। अब रासायनिक समीकरण की कुछ कमियां रहती हैं, उस कमियों को हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो रासायनिक समीकरण है उसकी क्या कमियां हैं। तो मुख्य तौर से हमें दो कमियों को ध्यान में रखना है। पहली कमी क्या है कि हम लोगों ने देखा
कि हमारी जो अभिक्रिया है वो हो रही है, उसमें हम ताप, दाब, उत्प्रेरक अवस्था आदि इन सब चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता पड़ेगा कि जो हमारी अभिक्रिया है उस अभिक्रिया में हमने जो अभिकारक और जो उत्पाद लिए हैं, अभिकारक व उत्पाद, उनकी सांद्रता क्या है, उत्पाद की सांद्रता क्या है। सांद्रता के बारे में नहीं पता पड़ेगा, नहीं पता चलेगा, यानी कि हम अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता के बारे में पता नहीं कर सकते। पहली कमी तो ये हो गई। दूसरी कमी क्या है? दूसरी कमी ये है कि हमने अभिक्रिया में इन बातों को भी देख लिया, 4-5 बातों को। इसके अलावा हमने ये देखा कि अभिक्रिया कब पूरी होगी, यानी कि अभिक्रिया की पूर्णता, अभिक्रिया की पूर्णता का पता नहीं लगता है, यानी कि हमारे पास जो अभिक्रिया हुई पता नहीं लगता है, यानी कि हमारे पास जो अभिक्रिया हो रही है उस अभिक्रिया के बारे में दो चीज़ों की कमी होगी अभी समीकरण में। एक तो अभिक्रिया, अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता के बारे में पता नहीं चलेगा, और दूसरा हमें उसकी पूर्णता का पता नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, लिख सकते हो। हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया में आज हमने देख लिया कि रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में कैसे लिख सकते हैं, रासायनिक समीकरण कैसे बना सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं जो हमारे रासायनिक समीकरण है उस रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो हमारा अगला बिंदु है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। जैसे हमारे पास कोई समीकरण है, जैसे H2 + I2 दोनों मिलके बना रहे हैं HI। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास अभिकारक हैं और जो उत्पाद हैं उनमें पहले देखेंगे अभिकारक में हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोजन की जो संख्या है वो 2 है, आयोडीन की संख्या है वो 2 है। लेकिन इधर उत्पाद में हम देखेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या 1 है और आयोडीन की संख्या भी 1 है। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का जो द्रव्यमान है और जो उत्पाद का द्रव्यमान है वो बराबर होना चाहिए। लेकिन हमारे इस समीकरण में ये नियम लागू नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इनमें 2 है, हाइड्रोजन में 2 है और आयोडीन में 2 है, इधर 1 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी न किसी संख्या का गुणा करना पड़ेगा। अब वो संख्या कौन सी होगी वो हमें पता करनी। जैसे इधर हाइड्रोजन 2 है तो मैं क्या करूँ, हाइड्रोजन का गुणा 2 से कर लूँ। तो हाइड्रोजन का गुणा 1 है और 2 से किया तो 2 होंगे। इसी प्रकार से अगर मैं इसके साथ भी 2 का गुणा कर लूँ आयोडीन के साथ तो यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, 2। तो अब इधर भी 2 और इधर में भी संख्या 2 बराबर हो गई। तो हमारे पास ये कैसी समीकरण आ गई, संतुलित समीकरण। तो हमें सबसे पहले किसी भी अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए क्या करना है कि हमारे पास जो अभिक्रिया लिखी गई है उसमें जो अणु है या फिर जो तत्व है उनकी संख्या को या उनके द्रव्यमान को हमें नीचे इस प्रकार से लिख लेना है। फिर इसके बाद हमें अपने मन में सोचना है कि वहाँ पर कौन सी संख्या से हम गुणा कर सकते हैं। इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की जो विधि है उस विधि को बोला गया है हीट एंड ट्रायल मेथड, यानी विधि, हीट एंड ट्रायल विधि, या फिर मैं बोलूँ तो इसको बोला गया है अनुमान विधि।
अनुमान विधि, यानी कि आपको अनुमान लगाना पड़ेगा। अनुमान विधि, आपको अनुमान लगाना पड़ेगा कि वहाँ पर कौन सी संख्या, कोई रटने वाली बात इसमें नहीं है। और एक उदाहरण देख लेते हैं हम। आप सबको पता होगा जल का फार्मूला क्या होता है। जल्दी से आप लोग लिखोगे जल का फार्मूला क्या होता है। आप सबको पता है कि जल का फार्मूला होता है वो H2O होता है, H2O। अब ये किसकी अभिक्रिया हुई, H2 प्लस O2 अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, H2O। मैंने पहले बोला था कि जैसे हमारे पास जो तत्व या अणु लिखे उनको पहले लिख लो। इधर हाइड्रोजन की संख्या है 2, इधर ऑक्सीजन की संख्या है 2, इधर हाइड्रोजन की संख्या है 2, ऑक्सीजन की संख्या है इधर 1। हाइड्रोजन की संख्या या फिर हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है इधर दोनों उस साइड यानी कि विकारक की साइड में और उत्पाद की साइड में बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन का मान उत्पाद में कम है। अब हम क्या करेंगे, किसी न किसी अंक के साथ गुणा करो। अगर मैं ऑक्सीजन को क्या कर लूँ कि 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लूँ तो इधर ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 2। तो ये दोनों जुड़े हुए जल के अणु में इधर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये बन जाएंगे 2 2 की 4। जैसे ही मैंने इधर ऑक्सीजन को संतुलित किया, इधर हाइड्रोजन की संख्या में असंतुलन हुआ। अब मैं क्या करूँगा, इधर हाइड्रोजन 4 है तो इधर मैं इधर भी 2 का गुणा कर लूँ तो 2 2 की इधर भी कितने होंगे, 4। तो हमारी रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक जो समीकरण थी वो संतुलित हो गई, 2H2 प्लस O2 और इधर मैं लगा दूंगा 2। अब आप लोग देखो इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 2 की 4 ये रही। इधर भी देखो हाइड्रोजन की संख्या 2 2 की 4, इधर भी बराबर है। ऑक्सीजन की देख लो, इधर 2 है, इधर भी ऑक्सीजन की कितनी है, 2 2 की 2, 2 कम 2। तो इस प्रकार से हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण की विशेषता या फिर गुण क्या होते हैं, किसी भी रासायनिक समीकरण की क्या कमियां हो सकती हैं और रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित कर सकते हैं। अब हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं, विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं, विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभी हम अपनी क्लास के स्तर के अनुसार 5 प्रकार की अभिक्रिया पढ़ेंगे, जिसमें नंबर 1 है संयोजन अभिक्रिया, इसके बाद है नंबर 2 पे वियोजन अभिक्रिया, इसके बाद हम देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया, इसके बाद हम देखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, और इसके बाद हम देखने वाले हैं रेडॉक्स अभिक्रिया या फिर इसको हिंदी में बोला जाता है अपचयोपचय अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इन सभी अभिक्रियाओं को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।